नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है ऑप्स एंड गायनी का, और आज के बाद बस एक लेक्चर और होगा हमारा। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। तो हमारे तीसरे लेक्चर में हम अपने ऑप्स एंड गायनी के तीसरे लेक्चर के पहला यूनिट का तीसरा लेक्चर चल रहा है, उसमें कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी हमारा जो है पहला यूनिट चल रहा है। तीन लेक्चर आज को लेकर 3 लेक्चर हमारे होने वाले हैं। इसके बाद में हमारा जो है चौथा लेक्चर और एक आएगा, उसके बाद फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 5वें लेक्चर से यानी ओबीजी का जब 5वां लेक्चर शुरू होगा, उससे हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है हमारा एनाटॉमी का, वहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत तेज चल रहे हैं या बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी पहला यूनिट है। पहला यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं, तो इसको जल्दी से कवर करके सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनमें बहुत स्लो चला जाएगा। थोड़े थोड़े टॉपिक कवर किए जाएंगे, इसीलिए फर्स्ट यूनिट को जल्द से जल्द कवर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में है, जो आपके आईएनसी के सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है और वो कवर नहीं किया जा रहा। सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका RMNCH+A। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप लोग जिनसे लोगों को पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑफ ओबीजी इन नर्सिंग। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आ गया वुमेन सेंटर्ड केयर क्या होता है, इसके बारे में। इसके बाद में हमारा वाटर बर्थ आ गया और लोटस बर्थ आ गया। ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू RMNCH+A। RMNCH+A का मतलब क्या हो जाता है, मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट हेल्थ। ठीक, यानी इसमें क्या देखा जाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा जाता है, मैटरनल हेल्थ देखा जाता है, चाइल्ड हेल्थ देखा जाता है, एडोलसेंट हेल्थ भी देखा जाता है इसमें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ। व्हाई इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, यानी इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जो आपका RMNCH+A जो स्ट्रेटेजी है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। एक्सपेंड किया गया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एक चल रहा था आपका इसके पहले, यानी RCH प्रोग्राम एक आपका चल रहा था, जिसको कहते थे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसको जो है एक्सपेंड किया गया। अब क्या क्या इसमें एक्सपेंड किया गया, इसमें न्यूबॉर्न को जोड़ा गया, इसमें आपका मैटरनल हेल्थ को जोड़ा गया, इसमें आपका चाइल्ड हेल्थ पहले से था, एडोलसेंट हेल्थ को मेनली ऐड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट ऐड जो इसमें था कि एडोलसेंट हेल्थ को भी ऐड किया गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है इंश्योर कंटिन्यूम ऑफ केयर फ्रॉम द एडोलसेंट प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्डहुड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका इंश्योर किया गया कि कोई भी जो लड़की है वो एडोलसेंट हो, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो, उसके बाद में उसका जो चाइल्ड बर्थ हो रहा बच्चा उसका, और उसके चाइल्डहुड, इतनी सारी चीज़ें एक साथ में कवर हो। यानी चाहे ऐसे मान लीजिए कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी प्रेगनेंसी में, उसके बाद में जो बच्चा आ रहा है उसका चाइल्ड बर्थ केयर, उसके बाद उसके चाइल्ड जब तक बच्चा है न्यूबॉर्न है तब तक का केयर, उसके बाद चाइल्ड जब बच्चा चाइल्ड फेज में है, जो चाइल्ड आपका पीरियड होता है उसमें, उसके बाद एडोलसेंट हो रहा उसने तक का केयर जो है इस प्रोग्राम में आता है। यानी बच्चा जब से पेट में है, यानी बच्चा जब से पेट में है तब से लेके जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक का पूरा इसमें केयर देखा जाता है। प्लस माँ का भी केयर होता है, मैटरनल केयर भी इसमें ऐड किया गया है। प्लस एडोलसेंट एज ए सेपरेट लाइफ स्टेज, इसमें एडोलसेंट जो है एक सेपरेट लाइफ स्टेज है, लेकिन उसको भी प्लस किया गया, उसको भी ऐड किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गोल, ये जो हमारा 12th 5th ईयर प्लान था, यानी जो हमारा 2012 से लेके
2012 से लेके 2017 तक जो हमारा लास्ट 12 5th ईयर प्लान चला था, जिसके बाद में हमारा नीति आयोग आ गया और कई सारी चेंजेस हुए, उसके बाद 5th ईयर प्लान बंद हो गया। तो आपका इसमें क्या था, लास्ट जो 5th ईयर प्लान था उसमें हमारी गोल क्या थे, रिड्यूस करना IMR को, रिड्यूस करना MMR को और रिड्यूस करना TFR को। अब ये IMR क्या होता है, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इसके बाद में आपका आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और ये आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें हमारा टारगेट क्या था, इसको रिड्यूस करना 25, यानी जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 2023-24 में जो आपका आंकड़ा बताया गया था पिछले लेक्चर में, उसके हिसाब से हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको 2017 में दिया गया था और 2025 तक इसको 25 लाना था, यानी 1000 में केवल 25 न्यूबॉर्न हो जो इन्फेंट हो जिनकी मृत्यु हो, ठीक। यानी लाइव बर्थ अगर 1000 लाइव बर्थ हो रहा बच्चों का, तो उसमें से सिर्फ जो आपका इन्फेंट एज है उसमें सिर्फ कितने बच्चे की डेथ हो, 25 या 25 से कम बच्चों की डेथ हो, ये टारगेट रखा गया था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको रखा गया था हमारा टारगेट 2017 में, इसको टारगेट रखा गया था कि 2025 तक हमको 1 लाख में सिर्फ 100 ऐसी माँ हो जो बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो। इसके बाद में रिड्यूस करना था क्या, TFR का, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 है तो मतलब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ये 2 है तो आपकी जनसंख्या स्थिर हो गई। अगर ये 2 से कम हो जा रहा है, 1.9 पे आ जा रहा है, मतलब आपकी जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है। और इंडिया की जनसंख्या जो है ये टारगेट कंप्लीट अचीव कर चुके हैं। इंडिया की जो है अब घटनी शुरू हो गई है, लगभग 2 या 2 से कम पे आ चुका है। अभी ये आपको दिखेगा नहीं, अभी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन 2-4 सालों में आपका ये असर दिखने लगा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंपोनेंट क्या है, 5 पिलर इसके थे। सबसे पहला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो आप लोगों को पता होगा। इसके बाद में आपका मैटरनल हेल्थ आ जाता है। इसके बाद में आपका न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ आ जाता है, एडोलसेंट हेल्थ आ जाता है और इंटीग्रेटेड केयर आ जाता है। इतनी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। आपका सबसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो 5 कंपोनेंट आते हैं RMNCH के, उसमें सबसे पहला आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या दिया जाता है, कंट्रासेप्शन देखा जाता है, स्पेसिंग देखी जाती है, स्टेरिलाइजेशन देखा जाता है, RTI STI मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब वही होता है कि अगर कोई भी महिला है रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गई है तो उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जो होता है। उसके बाद में HIV हुआ या ऐसे डिजीज हुए, जो भी आपके HBsAg डिजीज हुआ, जितने भी सारे डिजीज होते हैं उनसे कंट्रोल करना। सेफ जो होता है आपका सेफ सेक्स को प्रमोट करना। इसके अलावा आपका क्या होता था, कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उसको यूज करना, चाहे वो आपका कॉपर्टी हो या किसी भी प्रकार का कंडोम हो गया, जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती हैं उसको यूज करना। इसके बाद में स्टेरिलाइजेशन, सही से जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना, ये हो गया आपका स्टेरिलाइजेशन। ये मेनली होता है कि आपके स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए होता है कि सही चीज़ें यूज की जाए। STI जो होता है आपका, इसका मैनेजमेंट, RTI का मैनेजमेंट कैसे होता है, इसको आप सही से करना। ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाती हैं। मतलब इसका एक कंपोनेंट है, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है प्रमोट किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है मैटरनल हेल्थ। इसके बाद मैटरनल हेल्थ में क्या आ जाता है, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। आपका मैटरनल हेल्थ में आ जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, आपका थायराइड सही है कि नहीं है, ब्लड जांच करवा लीजिए, शुगर जांच करवा लीजिए, हर एक चीज़ का आपका जांच करवा लीजिए। उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए। इसके बाद में प्रेग्नेंट होने के बाद में आपका टीका लग रहा है, टीका लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें करवाइए। इसके बाद में जितने भी विजिट होते हैं, 4-5 विजिट जो भी करने होते हैं, जितने USG करवाने होते हैं, वो सारी चीज़ें आप करवाइए। एंटीनेटल केयर हो गया, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो या जननी सुरक्षा योजना हो गया, या फिर और भी जितनी सारी योजनाएं होती हैं, इन सारे के फुल फॉर्म आप लोगों को पहले भी बता दिया गया, इसको कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ में आप लोग बताएंगे RTI और STI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड पोस्टमार्टम केयर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, यानी इमरजेंसी
इमरजेंसी है, अगर सिजेरियन सेक्शन करना है तो उसके लिए भी कैसा रूल है, सारे रूल्स को फॉलो करना, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आ जाता है जब बच्चे का जन्म हो गया तो न्यूबॉर्न का केयर कैसे देना है, चाइल्ड का हेल्थ का ध्यान कैसे रखना, वो भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए इम्यूनाइजेशन आ गया, न्यूबॉर्न केयर आ गया, न्यूट्रिशन हो गया, RBS के स्क्रीनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब आपका इसमें जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया तो आपका जैसे बच्चे का जन्म होता है उसमें आपको 3 टीके लगते हैं, BCG का लगता है, हेपेटाइटिस B का लगता है, OPV का लगता है। तो यानी आपको पोलियो का टीका लगवाना ही लगवाना है और ये सारे टीके जितने भी होते हैं लगवाने। उसके बाद में आपको 1.5 महीना बाद में, उसके बाद में 2.5 महीना बाद में जितने भी टीके आपको लगते हैं बच्चे को उतने सारे टीके लगवाने चाहिए। प्लस माँ जब प्रेग्नेंट हो रही तो जो माँ को टीके लगते हैं उसको भी जरूर लगवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपका आ जाता है एडोलसेंट में आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो भी फीमेल्स होती हैं उनको आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देना। एडोलसेंट क्लिनिक में उनको दिखाना मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, यानी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी चीज़ें पता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना। जो भी आपके पीरियड्स के समय पर पैड्स वगैरह जो भी होते हैं उसको यूज करना, गंदे कपड़े का यूज ना करना, ये सारी चीज़ें आपके इसी में आ जाती हैं, एडोलसेंट हेल्थ में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड केयर। इंटीग्रेटेड केयर में आपका कम्युनिटी प्लस फैसिलिटी बेस्ड विद द प्रॉपर रिफरल सिस्टम होना चाहिए। मतलब इंटीग्रेटेड केयर अगर आपका CSC PSC से लेके आपके जिला हॉस्पिटल हर एक सुविधा हर एक जगह पे आपका उपलब्ध होना चाहिए। तो की कंपोनेंट में 5 पिलर जो है आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखना, उसके बाद मैटरनल हेल्थ को ध्यान में रखना, उसके बाद न्यूबॉर्न का कैसा हेल्थ है, उसके बाद में न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ हो गया, एडोलसेंट हो गया, इसके बाद इंटीग्रेटेड केयर हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड OBG नर्सिंग, यानी आज का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आज OBG में मिडवाइफरी में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना कि करंट ट्रेंड्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। ठीक, तो करंट ट्रेंड्स में आज के समय में क्या चल रहा है, मिडवाइफरी में OBG में बच्चे की केयर कैसे की जाती है, मदर की केयर कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद में सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। अब इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का मतलब क्या होता है। मैटरनिटी केयर तो समझ में आता है कि मदर की केयर करना, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का मतलब क्या होता है, मतलब जो स्टाफ होते हैं चाहे वो डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए या 4th क्लास वर्कर हुए, उनमें भी आपको कुछ चीज़ों का, उनको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप जो मरीज आ रहा है, जो माता आ रही है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में आ रही है, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो रहा है, नॉर्मल सेक्शन से हो रहा है, जो भी आ रहा है उनको रिस्पेक्ट देना, उनके भी कुछ राइट्स हैं उसको फॉलो करना, उनके राइट्स का जो उनके राइट्स होते हैं, जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें, उनके राइट्स को उनको प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें होती है। धीरे धीरे आगे देखते हैं। RMC इज ए केयर ऑफ women during pregnancy, childbirth and postpartum period that preserve their dignity, privacy, confidentiality and ensure freedom from the देखिए इसमें आपका प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है, इंटीग्रिटी हुई, उसका हक क्या है, इस सारी चीज़ें, मतलब जो मरीज है, जो मदर है, जो माँ है, उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, जो उसका सारे डिटेल्स हैं उसको मेंटेन रखना, फ्रीडम, वो अपना जो मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट है, मिस ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसके लिए वो आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए उसका हार्म सपोर्ट इन्फॉर्म्ड चॉइस। ठीक, उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि उसको क्या चूज करना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं आपको सिजेरियन सेक्शन करवाना ही करवाना है, आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, आपका सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन चॉइस उसकी होगी, उसके घर वालों की होगी, ना कि आपकी होगी। इसके बाद में आपका होगा कंटिन्यूअस सपोर्ट, और ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब गाली दे के बात कीजिए या कुछ दे के बात कीजिए, आप बस सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज द राइट बेस्ड, ठीक, राइट बेस्ड, पीपल सेंटर्ड एंड एविडेंस इन्फॉर्म्ड। ठीक, तो ये सारी चीज़ हो गई, राइट बेस्ड है, पीपल सेंटर है एंड एविडेंस इन्फॉर्म्ड है, यानी सारी चीज़ें आपकी एविडेंस में है। राइट बेस्ड है यानी जो आपके पेशेंट का राइट्स है उसका है, पीपुल सेंटर्ड है यानी पीपुल क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या चाह रहे हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब कोर प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं RMC का, यानी राइट ऑफ मैटरनल केयर।
सबसे पहला डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ट्रीट करना उनको, क्या उनको सम्मान देना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप डॉक्टर या आप कोई भी स्टाफ हो। आप उनसे गाली दे के नहीं बात कर सकते, आप उनको मिसबिहेव नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना, उनके सारे जो डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की डिग्निटी को, किसी के कॉन्फिडेंशियलिटी को, किसी के डिटेल को बाहर ऐसे पब्लिश कर देना है। अपने अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो वीडियो में दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं करना, बिना उसकी मर्जी के आप उसका कोई भी डिटेल बाहर नहीं दिखा सकते। वैसे भी हॉस्पिटल का रूल होता है किसी मरीज के डिटेल को आप बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपका होता है फ्रीडम फ्रॉम अब्यूज, और ये अब्यूज से फ्रीडम यानी उसे गाली दे के नहीं बात करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। नो फिजिकल, वर्बल या इमोशनल या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट नहीं करना, चाहे आपको फिजिकल मिसबिहेव हुआ या फिर आपका मेंटल मिसबिहेव हुआ, किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं करना है। तो इन्फॉर्म, कंसेंट एंड ऑटोनॉमी, कंसेंट तो आपको लेना ही लेना है, ये आप लोगों को पता ही होगा, नर्सिंग कर रहे हैं आप, 3rd ईयर में हैं, आप लोगों को पता है कि कंसेंट लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस सपोर्ट, और कंटिन्यूअस सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि एक मदर जब आती है बच्चे को जन्म देने के लिए किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पेन में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो सपोर्ट की उसको बहुत ज़रूरत है। अलाउ होता है कैंपियन ऑफ चॉइस, ठीक, यानी उसके घर के एक लोगों को आपको रखना होता है जिससे कि वो उसको थोड़ा सपोर्ट दे सके, इमोशनल, फिजिकल, जो भी सपोर्ट देना हो वो सारी चीज़ें दे सके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वल केयर करना है। ये नहीं है कि आपके घर का कोई आ गया है तो उसको आप दूसरी तरीके से ट्रीट करना है, दूसरे के घर का कोई आ गया तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करना। इसके बाद में आ जाता है कम्पिटेंट एविडेंस बेस्ड केयर, एविडेंस बेस्ड केयर करना यानी सेफ क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको रखनी है, कंबाइंड विद द रिस्पेक्टफुल इंटरपर्सनल केयर। ये आप लोगों को वैसे भी पता है कि चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद में आ गया पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, और आपको फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसपेरेंटी पॉलिसी जो होती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट जो होता है, ये सारी चीज़ यानी पार्टिसिपेशन रखना उनका भी, उनसे जो भी आपका सबसे पहले उनको बता देना कि हाँ उनका सिजेरियन सेक्शन हो गया या नहीं होगा, उनके के साथ पार्टिसिपेट होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैसा हुआ कैसा नहीं, यानी आपको ये नर्सेज के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है कि आपको ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। वाई RMC मैटर्स, आउटकम्स, मतलब आपका रिस्पेक्टफुल मैटरन केयर, जो मदर का केयर है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका आउटकम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका आउटकम क्या आता है। तो आपका पहले इम्प्रूव होगा मैटरनल सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक। तो अगर आप रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर देंगे तो इससे क्या होगा, किसी भी संस्था के प्रति, आपके हॉस्पिटल के प्रति, आपके डिपार्टमेंट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आपके आउटकम्स अच्छे आएंगे, आपके फीडबैक अच्छा आएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सेटिस्फैक्शन, अगर कोई सेटिस्फाई होके जाएगा तो 4 लोगों को और बताएंगे कि हाँ वहाँ पे अच्छी डिलीवरी होती है, वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल से जो हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल को इससे मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, आपको ट्रीटमेंट बुरा मिल रहा है, इससे मतलब है। लेकिन प्राइवेट वालों को अगर आप ट्रीटमेंट बुरा करेंगे तो अगली बार वो बंदा नहीं आएगा आपके हॉस्पिटल में, तो इसीलिए उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है या बहुत ज़्यादा राम कहानी हो रही है, तो थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक्स भी है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में लग रहे हैं। लेकिन खुद से तो लड़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। तो अगर आप खुद से लड़ेंगे नहीं, खुद से नहीं लड़ेंगे, खुद से नहीं जाग के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 3rd ईयर आपका लास्ट चल रहा है, इसके बाद 4th ईयर आ जाएगा। 4th ईयर में आपका रिसर्च एक सेमेस्टर आपका 7वां, 8वें में इंटर्नशिप लग जाएगा, उसके बाद आपको जॉब ही करना। तो अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, थ्योरी आपको क्लियर करनी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद से युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो जो युद्ध नहीं करता वो या तो रण से भागा होता है या तो
अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति वह जिम्मेदार नहीं होता, प्रण नहीं होता उसका। तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो आपका आरएमसी मैटर्स करता है, आउटकम्स होता है, इनकरेज टाइमली केयर सीकिंग एंड फैसिलिटी बर्थ। ठीक, तो इनकरेज करना, टाइमली केयर करना, सीकिंग करना, फैसिलिटी यानी बर्थ, जो बच्चे के जन्म के लिए जितनी भी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराना, रिड्यूस करना अवेलेबल, आपका क्या चीज़ें रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना अवेलेबल मोरबिडिटी एंड इनहेंस द एड्रेस टू द पोटेंशियल रिकमेंडेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन। देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ों का, देखिए यहाँ पे लिखा है रिड्यूस अवॉइडेबल मॉर्बिडिटी एंड इनहेंस एड्रेस टू द पोटेंशियल रिकमेंडेशन। देखिए जैसे कि आपका पोटेंशियल रिकमेंडेशन क्या होता है, या रिड्यूस करना मॉर्बिडिटी को, मॉर्टेलिटी को, इन्फेंट मॉर्बिडिटी हुआ, बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट 6 मंथ में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 6 महीने तक सिर्फ उसको माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, अगर आपने टीकाकरण सही करवा दिया, बच्चे को 6 महीने तक दूध पिला दिया, तो समझ लीजिए आपके बच्चे का 90% बीमारी वैसे ही दूर हो गया। ज़िंदगी में उसको 90% बीमारी उसको तो होगी ही नहीं। तो 90% बीमारी के लिए तो आप श्योर हो जाइए कि अगर इतना काम कर दिया तो 90% बीमारी उसको होगी ही नहीं। तो 2 चीज़ें हैं, आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया और इम्यूनाइजेशन हो गया। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर। और ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करके रखना है। एथिकल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर है उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉमन फॉर्म ऑफ मिस ट्रीटमेंट व्हाट आरएमसी प्रिवेंट। तो फिजिकल एब्यूज हो गया। देखिए कॉमन जो फॉर्म होते हैं जिसमें आपका मिस ट्रीटमेंट होता है वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि किस तरीके से मिस ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला आ जाता है फिजिकल एब्यूज आ जाता है, वर्बल एब्यूज आ जाता है, नॉन कंसेंट केयर आ जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या लैक ऑफ प्राइवेसी आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है आपका। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, अबडॉनमेंट या निगलेक्ट ड्यूरिंग लेबर आ जाता है। इसके बाद में फैसिलिटी नहीं मिल रही है सही से, ये आ जाता है। इनेबिलिटी टू पे आ जाता है, फेलियर टू फॉलो द बेसिक क्लिनिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि डिलेड रिससिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आती थी। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि फिजिकल एब्यूज क्या होता है, वर्बल एब्यूज क्या होता है, नॉन कंसेंट केयर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इसमें कुछ भी बताने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ मिडवाइफ एंड ओबीजी नर्सेज। रोल क्या होता है मिडवाइफ का, इसमें आरएमसी केयर जो होती है इसमें किसी भी मिडवाइफ का रोल क्या होता है, किसी भी नर्स का रोल क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। फ्रंट लाइन जो एडवोकेट ऑफ आरएमसी होता है, लीड बाय द एग्जाम्पल इन कम्युनिकेशन एंड डिग्निटी। ठीक, प्रोवाइड कंटिन्यूअस लेबर सपोर्ट एंड क्लिनिकल मॉनिटरिंग। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हो गया एजुकेट वुमेन टू द फॉर्मली अबाउट द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस एंड चॉइस, डॉक्यूमेंट करना हो गया। सीवियर या फिर बिटवीन द वुमेन फैमिली एंड डॉक्टर। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद पार्टिसिपेट इन द फैसिलिटी क्यूआई टीम। ठीक, टू द मॉनिटर रिस्पेक्टफुल केयर इन्वेंट्री। तो इतने में नर्स का काम क्या होता है, नर्स का काम बस इतना होता है कि फ्रंट लाइन एडवोकेट ऑफ आरएमसी। फ्रंट लाइन एडवोकेट का मतलब क्या होता है, फ्रंट लाइन एडवोकेट का मतलब क्या होता है, फ्रंट लाइन एडवोकेट का मतलब होता है कि आप सबसे पहले वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी मरीज हो गया या उसके किसी भी मरीज हो गया उसके सामने जाते हैं, उसके फ्रंट पे जाते हैं और उसको उसके राइट्स के बारे में बताते हैं। एडवोकेसी का मतलब क्या होगा, उसके राइट्स के बारे में बताना। प्रोवाइड करना कंटिन्यूअस लेबर सपोर्ट, उसको जो भी लेबर के टाइम पे सपोर्ट करना होता है उसको कंटिन्यूअस सपोर्ट करना। उसके बाद में आपका एजुकेशन उसको प्रोवाइड करना, वुमेन के राइट क्या होता है, फैमिली के चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में उसको बताना होता है। इसके बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन सही से करना, उसके फैमिली डॉक्टर के बीच में सही से बीच में लाइन सही से बनाने, बीच में कोई भी उसके फैमिली से जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बताना। इसके बाद पार्टिसिपेट इन फैमिली एंड क्यूआई टीम टू द मॉनिटर रिस्पेक्टफुल केयर इन
मैट्रिक्स, ठीक। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ केस सिनेरियो है कि किस केस सिनेरियो में आपका पुअर केस सिनेरियो और एक आपका रिस्पेक्टफुल केयर सिनेरियो है, ठीक। तो दो केस सिनेरियो हैं जिसमें मैटरनल केयर आप लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है मैटरनल केयर। तो इसमें दो केस सिनेरियो, सबसे पहला है ए वुमेन इन लेबर इज लेफ्ट अलोन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, यानी एक महिला है जो लेबर में है काफ़ी लंबे टाइम से है, स्टाफ परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड स्क्रॉल्ड हर फॉर केयरिंग, नो कैंपेनिंग अलाउड, सी लेटर रिफ्यूज टू रिटर्न फॉर पोस्टनेटल केयर। अब इसमें क्या हो, एक महिला है जो कि लेबर के लिए बहुत टाइम से है, जहाँ वहाँ पे स्टाफ जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, लेकिन किसी को जो है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ना कोई कैंपेनिंग के लिए किसी को अलाउ कर रहे हैं उसके घर वाले को, इसीलिए वो महिला जो है लास्ट में रिफ्यूज कर देती है अपना जो है पोस्टनेटल केयर करवाने से, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद में पोस्टनेटल केयर करवाने से वो मना कर देते। अब वो पुअर केस सिनेरियो था। अब एक रिस्पेक्टफुल केस सिनेरियो क्या हो सकता था, इसको कैसे सही किया जा सकता था, क्या सही किया जा सकता है। इसमें स्टाफ सबसे पहले आता है, उसको अपना नाम बताता है, उसको ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून कैसे हैं, या सारी चीज़ें बताता है, एक्सप्लेन करता है क्या करने जा रहा है, यानी वेजाइनल एग्जामिनेशन करने जा रहा है, उससे क्या होता है, क्या चीज़ चेक करेंगे, इसको एक्सप्लेन करता है, अलाउ करता है उसकी मदर को कैंपेन के लिए जिससे उसको एक सहारा मिल सके, सपोर्ट करता है अपराइट पोजीशन के लिए, एक्सप्लेन करता है पेन रिलीफ ऑप्शन से, यानी जब वो वेजाइनल एग्जामिनेशन करेगा तो पेन कैसे रिलीव किया जा सकता है, उसके ऑप्शन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सपोर्ट करता है। एंड फॉलो अप बाय द फोन आफ्टर द डिस्चार्ज, और जब डिस्चार्ज हो जा रही है तो उसके बाद में फॉलोअप कैसे करना है इसके बारे में बताया था। सी रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन एंड रिटर्न फॉर द न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन, और वो इतनी खुश होती है कि अपना इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए भी उसी हॉस्पिटल में आती है, तो एक अच्छा रिस्पेक्ट। तो यही चीज़ हमको सही करनी है, अभी तक जो देख रहे थे यही चीज़ सही करनी। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर, यानी न्यूबॉर्न का केयर रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसको देख लेते हैं। एंड अप्रोच टू न्यूबॉर्न केयर दैट अपहोल्ड द डिग्निटी राइट्स एंड इंडिविजुअल ऑफ एवरी बेबी, ठीक। तो ये भी वही चीज़ है जैसे मदर के लिए है वैसे यहाँ भी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, मैटरनिटी केयर का ही एक पार्ट है, फोकस करता है एथिक्स पे, राइट पे, ह्यूमनाइज्ड केयर फॉर न्यूबॉर्न, ये इतनी सारी चीज़ों पे फोकस करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारा आया था प्रिंसिपल क्या है रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर का, हमारा प्रिंसिपल क्या हो सकता है, डिग्निटी एंड कंपैशन, वही सारी चीज़ें ट्रीट करना एवरी बेबी को किसके लिए, डिग्निटी उसके मेंटेन रखना, उसके कंपैशन को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ों के बारे में। बच्चा ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न अगर बोल नहीं पा रहा तो उसके साथ बदतमीजी कीजिए या कुछ भी कीजिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिनाइल फॉर केयर नहीं होना चाहिए, रिगार्डलेस आप जेंडर, किसी भी जेंडर के बेस पे, किसी भी कास्ट के बेस पे, किसी भी जात के बेस पे, किसी भी धर्म के बेस पे आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं हम केवल हिंदू का केयर करेंगे, मुस्लिम का नहीं करेंगे, हम केवल सिख का करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में राइट टू लाइफ सेविंग केयर, लाइफ सेविंग राइट्स होता है किसी भी बच्चे का कि उसके लाइफ को बचाया जाए। इसके बाद प्राइवेसी एंड फैमिली सेंटर्डनेस, यानी आपको हर एक चीज़ें फैमिली सेंटर्ड होनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए विथ मदर फैमिली व्हेरेवर पॉसिबल, ठीक। इसके बाद में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, आप लोगों को सबसे पहले से ही बताया जा रहा है। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग को अर्ली इनिशिएशन होना चाहिए इसका, ब्रेस्ट फीडिंग का आप लोगों को पता ही है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हर एक बच्चे का हक होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम फार्मूला मार्केटिंग, और डॉक्टर का, नर्स का, किसी भी स्टाफ का, किसी भी मेडिकल स्टाफ का एक कर्तव्य होता है कि वो आपको क्या चीज़ों के लिए बताए, आपके किस चीज़ों के लिए बताए, प्रोटेक्ट करे फार्मूला मार्केटिंग से, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे किस चीज़ को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को। कल्चरल रिस्पेक्ट, और सारे कल्चर को, आप हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम के कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप ये कह देंगे कि ये मुस्लिम है तो इसका केयर हम नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हर एक बच्चे का राइट होता है रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर का। अब 10 स्टेप क्या हो सकते हैं रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर, जो कि WHO और RMC फ्रेमवर्क के अनुसार है। तो इसमें आपका कुछ चीज़ें होती हैं जो 10 आपके स्टेप हैं। इसमें सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका ट्रीट एवरी न्यूबॉर्न विद द कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी।
हर एक बच्चे को जो ट्रीट करना है वो कंपैशन से करना है, रिस्पेक्ट हर एक बच्चे की करनी है, हर एक बच्चे की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना। नो रफ हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, वर्बल एब्यूज नहीं होना चाहिए, या फिर आपका और भी किसी तरीके से निगलेक्ट नहीं करना है। प्रोवाइड करना है आपका एविडेंस बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, इसको प्रोवाइड करना आप लोगों को पता ही होगा। इंश्योर करना है एक्सेस टू नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अफोर्डेबल केयर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल केयर हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। यूज ए मदर बेबी फैमिली केयर मॉडल, ठीक, यानी आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, मदर बेबी फैमिली, यानी हर एक चीज में आपको मदर को भी इन्वॉल्व करके रखना है, बेबी को तो इन्वॉल्व ही रहेगा, और फैमिली को भी इन्वॉल्व करके रखना है। अवॉइड करना हार्मफुल या अननेसेसरी प्रोसीजर कोई भी हो तो उसको अवॉइड करके रखना है। इसके बाद में आपको ये नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। हर एक यूनिट खत्म होगा उसके बाद पूरे यूनिट का एक साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंश्योर करना है एक्सेस टू इमरजेंसी केयर होए नीडेड, किसी हर एक बच्चे के राइट है कि हर एक बच्चे को इमरजेंसी केयर तुरंत मिले। ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे को उसी कंडीशन में इमरजेंसी केयर दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को नहीं दे रहे हैं। प्रमोट करना वेलनेस एंड प्रिवेंशन को, और प्रमोट करना है वेलनेस को, प्रिवेंशन को, ये सारी चीज़ों का सपोर्ट करना है। स्टाफ वर्क एंड इन्वायरमेंट को, हर एक स्टाफ को आपको सपोर्ट करना है, और पूरा इन्वायरमेंट जो है उसको सपोर्ट करना है। कॉन्टिन्यूम केयर एंड रिफरल, ये सारी चीज़ें हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल हो तो और भी अच्छा होगा। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का इनिशिएशन है बहुत अच्छा, कभी आप अगर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल देखेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। पूरे जो वॉल्स होते हैं, पूरे दीवार जो होती है उसमें कार्टून्स लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के पिक्चर्स लगे होते हैं, तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल बहुत अच्छे से बनाया जाता है। इसके बाद में आपका आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ मिस ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट, यानी ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मिस ट्रीटमेंट के एग्जाम्पल है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है रफ हैंडलिंग। सबसे पहली चीज़ है तो बच्चे को सही से हैंडल नहीं किया जाता है, तो इसको ड्यूरिंग डिलीवरी और रिससिटेशन के दौरान जल्दी सही से हैंडल नहीं किया जाता है। डिनाइल ऑफ केयर ड्यू टू द सेक्स ऑफ द बेबी, और कुछ लोग कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कुछ एरिया में ऐसा होता है कि बेबी के सेक्स के हिसाब से कि वो लड़का है कि लड़की है उसकी केयर को डिनाई कर दिया जाता है, ये भी चीज़ सही नहीं है। सेपरेशन फ्रॉम मदर विदाउट मेडिकल नीड, और सेपरेट की कर दिया जाता है उसको मदर से। बच्चे को मदर से सेपरेट तभी करना है जब आपको मेडिकल नीड हो कि हाँ बच्चे को आईसीयू में रखना है, एनआईसीयू में रखना है, तभी आपको सेपरेट करना। विदाउट मेडिकल नीड बच्चे को माँ से अलग नहीं करना है। इसके बाद में आपका डिले इन इमरजेंसी इंटरवेंशन ड्यू टू द पेमेंट इशू, तो आपका डिले अगर इमरजेंसी केयर में आप पेमेंट इशू की वजह से डिले कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं है, ये भी आपका मिस ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आता है। फीडिंग फार्मूला प्री लैक्टिंग एजेंट मदर इन्फॉर्म चॉइस, ठीक, तो आपको ये फीडिंग विदाउट इन्फॉर्म किए आप बच्चे को जो है फार्मूला मिल्क नहीं पिला सकते हैं। अगर मदर का दूध उपलब्ध है तो आपको मदर का दूध ही यूज करना। लैक ऑफ पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर हील प्रिक आईवी कैनुलेशन। इसके बाद में आपका आ जाता है प्रैक्टिकल बेडसाइड चेकलिस्ट फॉर द नर्सेज एंड मिडवाइफरी, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिडवाइफरी या नर्स को ध्यान में रखनी होती हैं इस कंडीशन पे। ग्रीट पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन ऑल न्यूबॉर्न प्रोसीजर, यानी आपको ग्रीट करना है, ग्रीट का मतलब उनको नमस्ते करना है, जो भी है उनके हिसाब से करना है। उसके बाद उनको सारे प्रोसीजर उनके बच्चे पे क्या होने वाले इसको बताना है। प्लेस बेबी स्किन टू स्किन इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, ठीक, कॉर्ड क्लैंपिंग में कम से कम डिले करना है, कम से कम 1 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सपोर्ट करना है अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 30 मिनट के अंदर करिए, अगर आपका जो है सिजेरियन सेक्शन हुआ तो 1 घंटे तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका परफॉर्म क्लीन कॉर्ड केयर, आपको पता है नो हार्मफुल सब्सटेंस, सही से कॉर्ड को क्लीन करना है। इंश्योर करना है वार्मथ इमीडिएट ड्राई स्किन, मतलब वही है आपका रेडिएंट वार्मर में आपको बच्चे को रखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसके बाद में पेन मैनेजमेंट को आपको इंश्योर करना है। इनकरेज करना है रूमिंग इन द कीप मदर इन बेबी टुगेदर। इसके बाद ऑप्टन इन्फॉर्म कंसर्ट फॉर द प्रोसीजर, अगर आप कोई भी प्रोसीजर बच्चे पे कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो कंसर्ट लेना है। प्रोवाइड करना आपको पेरेंट एजुकेशन ऑन डेंजर साइंस, और बच्चे के माता पिता जो है उनको डेंजर साइंस, उनको बच्चे के डेंजर साइंस के बारे में, यानी नीला कैसे हो रहा है, शरीर नीला हो रहा है, या कोई भी ऐसी भी साइंस जिससे कि बीमारी होने के जो लक्षण है उसको बताना है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई।
इसके बाद में आपका होगा रोल ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। नर्सेज या मिडवाइफ का रोल क्या है? फर्स्ट लाइन प्रोटेक्टर्स ऑफ ए न्यूबॉर्न राइट्स। ठीक, तो ये जो होती हैं सबसे पहला न्यूबॉर्न के राइट को प्रोटेक्ट करने वाले फर्स्ट लाइन में जो खड़े मिलते हैं वो आपको नर्सेज ही मिलती हैं। उन्हीं को सारे राइट पता होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। और एक तरीके से एडवोकेट होते हैं, एडवोकेटर का काम करते हैं। इंश्योर करना जेंटल हैंडलिंग एंड कंफर्टेबल ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी अच्छे से हैंडल करना बच्चे को, इंश्योर यही कर सकते हैं। एडवोकेट फॉर इमीडिएट स्किन टू स्किन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एडवोकेट मतलब राइट्स को बताना जो मेन काम वो नर्सेज का ही होता है। इसके बाद में प्रोवाइड करना कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड पेरेंट एजुकेशन, ये भी कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेरेंट एजुकेशन हो गया। डॉक्यूमेंटेशन केयर, इसके बाद में एस्केलेट केस वेयर द आरएनसी प्रिंसिपल आर वायलेंट, तो ये भी चीज़ें हैं जहाँ भी आपका राइट न्यूबॉर्न केयर का जा रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ सही है उसको सही तरीके से होनी चाहिए। अब केस एग्जाम्पल देख लेते हैं, केस सिनेरियो क्या बनता है। अगर नेगेटिव एग्जाम्पल को देखें तो इसमें क्या होगा? बेबी सेपरेट फ्रॉम द मदर विदाउट रीजन, फार्मूला गिवन विदाउट कंसेंट, मदर नॉट इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसीजर, यानी बच्चे को जो है क्या कर दिया गया? बच्चे को फार्मूला मिल्क दे दिया गया, बच्चे को माँ से बिना बताए अलग कर दिया गया, कोई भी प्रोसीजर बिना बताए कर दिया गया। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत। आपको इसके लिए क्या करना? बेबी को ड्राई करना है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखना है आप जन्म के बाद में। डिले कार्ड क्लैंपिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। पेरेंट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द केयर बेबी केप्ट विद द मदर, और बच्चे को माँ को दे देना है। मिडवाइफरी लीड केयर यूनिट यानी MLCU, मिडवाइफरी लीड केयर यूनिट क्या है? एक नया टॉपिक आपका अब इसमें आ गया, आपके ट्रेंड्स में नया टॉपिक क्या है? मिडवाइफरी लीड केयर यूनिट MLCU। MLCU क्या है? सेफ रिस्पेक्टफुल मिडवाइफरी लेड, ठीक, सेफ हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया, मिडवाइफ लेड बर्थिंग यूनिट फॉर लो रिस्क मदर्स। तो समझ में आया कहना क्या चाह रहा है MLCU? MLCU क्या कहना चाह रहा है? सेफ रिस्पेक्टफुल बर्थिंग इन लो रिस्क मदर, सेफ होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, मिडवाइफ लेड बर्थिंग यूनिट फॉर द लो रिस्क मदर। अब एक चीज़ है इसमें कि ये आपको एक यूनिट होती है, एक मतलब कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लिनिक की तरह होती है, जिसमें आपका मैटरनिटी केयर मॉडल जहाँ पे मिडवाइफ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, यानी कोई भी नर्स हो तो जो होती है वो पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किस चीज़ का? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड, यानी ए मिडवाइफ लेड केयर यूनिट इज ए मैटरनिटी केयर मॉडल where midwife take primary responsibility for the care during pregnancy, labor, childbirth and the postpartum period. Care is provided by the team of midwives, यानी यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं होते हैं। unless referral is required rather than doctor, ठीक, यानी जब तक कि रेफरल की आवश्यकता नहीं होती तब तक डॉक्टर यहाँ पे नहीं होते हैं। फोकस इज ऑन नेचुरल फिजियोलॉजिक रिस्पेक्टफुल वुमेन सेंटर बर्थ, ठीक, किस चीज़ पे फोकस करता है? नेचुरल पे, फिजियोलॉजिकल पे, रिस्पेक्टफुल पे, वुमेन सेंटर बर्थ पे। डिजाइंड मेनली फॉर लो रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब एक मेनली है आपका सिजेरियन सेक्शन के विदाउट, अगर आपको प्रेगनेंसी जो है बर्थ, बेबी का बर्थ करना है इस विदाउट सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी है तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ नर्सेज ही कर सकती हैं। टाइप क्या क्या है MLCU का? ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट आंसर आ सकता है आपका। अलॉन्ग साइड MLCU क्या होता है? लोकेटेड विथ इन नेक्स्ट टू हॉस्पिटल विथ क्विक एक्सेस टू द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नियोनेटल सर्विसेज इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी ये जो होता है आपका कहाँ पे होता है? ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपके हॉस्पिटल में होता है, ठीक। हॉस्पिटल में मतलब कहाँ पे? हॉस्पिटल के या तो अंदर होगा या तो हॉस्पिटल के इतने पास में होगा कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है नियोनेटल सर्विसेज से रिलेटेड, ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज से रिलेटेड, तो आपको उसको मिल जाएगा, तुरंत आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। इसके बाद में आपका क्या होता है? फ्री स्टैंड MLCU। फ्री स्टैंड MLCU का क्या मतलब होता है?
सेपरेट फ्रॉम हॉस्पिटल, ये आपके हॉस्पिटल जिससे जो होता है सेपरेट होता है। स्टाफेड एंड रन एंट्री बाय द मिडवाइफ, ठीक, यानी स्टाफेड जो होता है ये आपका अर्लियर बाय द रन entirely by the midwife, women are referred to hospital if complication arise। ये जो होता है इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो मिडवाइफ जो है वो आपको रिफ़र करती हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में, वहाँ से रिफ़र किया जाता है। की फीचर्स क्या है, मिडवाइफ्स आर द मेन कैटेगरी, ठीक, यानी आपका लेस मेडिकल इंटरवेंशन हो गया, यानी फ्यू सी सेक्शन है उसके लिए होता है लेस मेडिकल, यानी मिडवाइफ जो होती है इसमें यहाँ पे केयर गिवर है, तो मिडवाइफ जो होती है मेन केयर गिवर होती हैं, लेस मेडिकल इंटरवेंशन होता है, फ्यू सिजेरियन सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फैमिली फ्रेंडली एंड होम लाइक इन्वायरमेंट आपका होता है, प्रमोट होता है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, यानी इससे आपका क्या होता है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर प्रमोट होता है। तो मिडवाइफ्स आर द मेन केयर गिवर इसमें हो सकती हैं, लेस मेडिकल आपका इंटरवेंशन होता है, फ्यू सिजेरियन सेक्शन इंडक्शन जो आपका जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, यानी सिजेरियन सेक्शन अगर कम करना है तो उस कंडीशन में हो सकता है, फैमिली फ्रेंडली होम लाइक इन्वायरमेंट हो सकता है, प्रमोट रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर हो सकती है। इसके बाद में आपका बेनिफिट क्या होते हैं, फॉर वुमेन सेफ मोर नेचुरल बर्थ होता है और हाई सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलती है। फॉर द हेल्थ सिस्टम क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, रिड्यूस करता है हॉस्पिटल के बर्डन को, यानी अगर आपको पूछा जाए कि वुमेन्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं तो वो आपका सेफ होता है, सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलता है, कॉस्ट कम होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और नेचुरल बर्थ में सिजेरियन सेक्शन कम होते हैं, हाई सेटिस्फैक्शन मिलता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। हेल्थ सिस्टम के लिए क्या, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है और बर्डन को कम करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मिडवाइफ, यानी सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि हमारे कंट्री में अभी शॉर्टेज है ऐसे ट्रेंड नर्सेज के जो इंडिपेंडेंटली चाइल्ड बर्थ करवा सके, नीड फॉर द प्रॉपर रिफरल सिस्टम, और हमारे कंट्री में रिफरल सिस्टम प्रॉपर नहीं है कि तुरंत रिफ़र किया जा सके नज़दीकी जगह पे। उसके बाद कम्युनिटी अवेयरनेस स्टिल लो, और कम्युनिटी का अवेयरनेस भी कम है। अब इसके बाद में आ जाता है वुमेन सेंटर्ड केयर क्या होता है, रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन चॉइस फैमिली सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या, वुमेन सेंटर्ड जो केयर होता है उसमें कई चीज़ें होती है। पहला होता है रिस्पेक्ट, यानी वुमेन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए, यानी उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद में आपका हो जाता है चॉइस भी उसको मिलनी चाहिए कि उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसको सिजेरियन सेक्शन करवाना, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, ये चीज़ें उसकी चॉइस पे होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट, और सब सारी इन्फॉर्मेशन फैमिली को भी दी जानी चाहिए, यही है वुमेन सेंटर। एंड अप्रोच हो द वुमेन इज एट द सेंटर ऑफ द केयर, इसमें जो होती है ये जो आपका अप्रोच है इसमें वुमेन सेंटर्ड केयर होता है, और फोकस ऑन हर नीड वैल्यूज चॉइस कल्चर बैकग्राउंड, ठीक, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं, उसका नीड क्या है, वैल्यू क्या है, चॉइस क्या है, कल्चर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद में की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वुमेन कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें अंडरस्टैंड करना कि वुमेन का कॉन्टेक्ट क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है, सारी चीज़ें होती है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑल इंटरेक्शन, और रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करके रखना, पूरे किस चीज़ को, उसके रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, और सारी इंटरेक्शन जो है उसको मेंटेन करके रखना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सो सी कैन मेक हर ओन डिसीजन, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो आपका जो है उसके कंडीशन को लेके हो या फिर उसके बच्चे को लेकर हो, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और उसका ओन का डिसीजन होना चाहिए, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, और उसके फैमिली को जरूर, अगर उसकी इफ द वुमेन विशेष, अगर फैमिली की, अगर उस महिला की इच्छा है तो फैमिली का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेटिंग डिस्कसिंग एंड चॉइस क्लियर, और जो भी उसका डॉक्यूमेंट करना है, जो भी उसकी चॉइस है, सारी चीज़ें उसको जो है डॉक्यूमेंट जरूर करना है। बेनिफिट्स इंक्रीज होता है ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, प्रमोट होता है सेफ एंड पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथनेस पार्टनरशिप बिटवीन वुमेन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक, तीन चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन,
ये सारी चीज़ें आपका इंक्रीज होगा। प्रमोट होगा सेफ एंड पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस, और जो है आपका वुमेन और हेल्थ केयर के बीच में जो आपका स्ट्रेंथनेस है, पार्टनरशिप है, वो बढ़ेगा। जब आपका सेफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो है सारी केयर जो है वो अच्छी होगी और बेहतर होगी और आपका आउटकम अच्छा आएगा। फिजियोलॉजिकल बर्थ एंड द डीमेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ, दो वर्ड है, फिजियोलॉजिकल बर्थ यानी नेचुरल बर्थ जिसको कह सकते हैं। डीमेडिकलाइजेशन बर्थ का मतलब क्या होता है, बिना दवाओं के कैसे जन्म हो सकता है बच्चे का, इस चीज़ पे फोकस करना। दोनों चीज़ों का मतलब वही, नेचुरल बर्थ का मतलब वही है कि सिजेरियन सेक्शन और दवाओं का यूज कम से कम हो बच्चे के बर्थ में। और तीसरी चीज़ यही है, दूसरी चीज़ यही है कि आपका बिना दवाओं के कितने अच्छे से हो सकता है। दोनों का मतलब सेम टू सेम है। अब फिजियोलॉजिकल बर्थ में थोड़ा सा अंतर है और डीमेडिकलाइजेशन में, दोनों के मतलब समझ लेते हैं। बर्थ दैट हैपन नेचुरली विदाउट अननेसेसरी इंटरवेंशन, यानी फिजियोलॉजिकल बर्थ का मतलब है अगर नेचुरली बर्थ हो जा रहा है तो उसमें बिना किसी इंटरवेंशन के बर्थ होने दीजिए। इसके बाद में आपका आ जाता है यूज द बेबी ऑन हार्मोन प्रोसेस, ठीक, यानी सॉरी यूज द बॉडी ऑन हार्मोन्स एंड प्रोसेस, यानी बॉडी का खुद का जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है या जो भी हार्मोन्स है, इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जो सिस्टम का खुद का है, उसका ही यूज होने दीजिए। आप खुद से दवाओं का इंटरवेंशन, प्रोसीजर का इंटरवेंशन मत कीजिए। इनकरेज कीजिए अनमेडिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाना चाहिए किस चीज़ पे, अनमेडिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है डीमेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ, यानी मेडिकल का कम से कम यूज हो बर्थ में। रिड्यूस करना रूटीन एंड अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर्स ऐसे जो आपके रूटीन में आ गए हैं उसको कम करना, जिसके बिना भी बेबी का बर्थ हो सकता है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। बिना काम मतलब का कोई भी सिजेरियन सेक्शन या कोई कट नहीं लगाना, कोई दवाई का यूज नहीं करना। फोकस करना ड्रग फ्री एंड लो इंटरवेंशन बर्थ, यानी प्रोसेस फोकस करना किस चीज़ पे, जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, जैसे जानवरों में होता है खुद से बेबी बर्थ हो जाता है, तो फोकस करना है कि जो नेचुरल सिस्टम बना हुआ उसी से हो जाए। कोई भी मेडिकल का, कोई भी प्रोसीजर का, कोई भी दवाओं का इंटरवेंशन कम से कम हो। स्टिल अलाउ इंटरवेंशन लाइक सिजेरियन सेक्शन व्हेन मेडिकली नीडेड, जब मेडिकली नीडेड हो तभी आपका सिजेरियन सेक्शन किया जाए, इसके बिना ना किया जाए। स्ट्रेंथ टू द सपोर्ट एंड नेचुरल बर्थ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रेटजीज क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है आपके सपोर्ट करने के लिए, किस चीज़ को, नेचुरल बर्थ को सपोर्ट कैसे किया जाए, इसको मजबूत कैसे किया जाए, यानी जो नेचुरल बर्थ हो रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको सपोर्ट कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी क्या आ जाती है, चाइल्ड बर्थ प्रिपरेशन क्लासेस, यानी चाइल्ड बर्थ का पूरा प्रोसेस प्रिपेयर होना चाहिए हर एक हेल्थ केयर के लिए, चाहे वो नर्स हो चाहे डॉक्टर हो। क्रिएटिंग ए बर्थ प्लान, आपके पास एक बर्थ प्लान होना चाहिए। अल्टरनेटिव पोजीशंस होनी चाहिए कि अगर इस पोजीशन में बच्चे का बर्थ नहीं हो पा रहा तो उसके बाद कौन सा पोजीशन यूज किया जाए, जैसे स्क्वाटिंग हो गया, अपराइट पोजीशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अर्ली लेबर एट होम इफ सेफ, अगर अर्ली लेबर हो रहा है एट होम पे तो वो और भी अच्छा है। वॉकिंग एंड एम्बुलेशन ड्यूरिंग लेबर, ठीक। इसके बाद में आ गया वाटर थेरेपी फॉर द रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी में आ जाती हैं, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। बेनिफिट में आपका क्या आ जाता है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, ग्रेट सेंस ऑफ कंट्रोल फॉर वुमेन हो जाएगा, यानी सेंस ऑफ कंट्रोल उसका बढ़ेगा। लेस इंटरवेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। इसके बाद प्रमोट होगा सेंस पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस जो है वो प्रमोट होगा। इन शॉर्ट में अगर देखा जाए फिजियोलॉजिकल बर्थ और डीमेडिकलाइजेशन बर्थ क्या होता है, तो आपका नेचुरल बेबी जो लीड का बर्थ होता है उसको फिजियोलॉजिकल बर्थ कहते हैं, और जो डीमेडिकलाइजेशन होता है उसमें अननेसेसरी जो होता है, वो अननेसेसरी मेडिकल की जो चीज़ें हैं, अननेसेसरी दवाई है, अननेसेसरी प्रोसीजर है, उसको अवॉइड किया जाता है, कम से कम यूज किया जाता है, और जो है नेचुरल बर्थ को प्रमोट किया जाता है। अब इसके बाद में हमारा सबसे पहला आता है बर्थिंग सेंटर, ठीक। बर्थिंग सेंटर्स क्या होते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं बर्थिंग सेंटर में, जैसे है स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ। अब इस पर स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या हुआ बर्थिंग सेंटर में,
तो बर्थिंग सेंटर में आपका जो है इसमें स्पेशल फैसिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ पहला हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है फॉलो द मिडवाइफरी एंड वेलनेस मॉडल, तीसरा हो जाता है प्रोवाइड ए होम लाइक प्रोवाइड ए होम लाइक इन्वायरमेंट नॉट ए हॉस्पिटल सेटअप। ठीक, तो बर्थिंग सेंटर्स क्या होते हैं, स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटी होते हैं जिसमें चाइल्ड बर्थ होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फॉलो द मिडवाइफरी एंड वेलनेस मॉडल, यानी फॉलो किया जाए मिडवाइफरी को और वेलनेस मॉडल को। इसके अलावा प्रोवाइड किया जाए ए होम लाइक इन्वायरमेंट नॉट ए हॉस्पिटल सेटअप, यानी एक होम लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे जो फीमेल्स होती हैं, जो माँ होती है, उसको बच्चा के जन्म के समय ऐसा ना फील हो, उसको कुछ स्ट्रेस ना हो कि हॉस्पिटल में आ गए। कोई लोगों को हॉस्पिटल में आने से स्ट्रेस होता है या अननेसेसरी जो है वो स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर से लेते हैं, तो ये ना हो, उसको होम लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए तो और भी अच्छा होगा। ये होता है आपका बर्थिंग सेंटर। अब फीचर्स इसके क्या क्या होने वाला है, फोकस ऑन नॉर्मल एंड नेचुरल बर्थ। ठीक, यानी कि फीचर्स में क्या है, बर्थिंग सेंटर में की फीचर्स में क्या है, फोकस किया जाता है नॉर्मल और नेचुरल बर्थ पे। इसका मैनेज किया जाता है मेनली बाय द मिडवाइफरी। और ये बर्थिंग सेंटर जो होते हैं मेनली किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, मिडवाइफ के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, नर्सेज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं मेनली। सपोर्ट फॉर द फैमिली इन्वायरमेंट, और अगर इसमें आप फैमिली इन्वायरमेंट का सपोर्ट दे देंगे, फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उसको घर जैसा महसूस होगा, उसके जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो कम होगा और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो जो है बेबी बर्थ में भी, बेबी बर्थ प्रोसेस में भी जो है हेल्प मिलेगी। इसके बाद कंफर्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड वुमेन फ्रेंडली केयर। कंफर्टेबल अगर होगी, रिस्पेक्टफुल वुमेन केयर मिलेगा, फ्रेंडली केयर मिलेगा, तो उसको अच्छा जो है एक उसका अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब 5 चीज़ें क्या होती है, 5 P's फॉर बर्थिंग सेंटर, यानी कोई भी बर्थिंग सेंटर अगर अच्छा होने के लिए 5 क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो पीपुल है। पीपुल का मतलब क्या हो गया, यानी जो आपका पीपुल यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होता है, यानी जो आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, दाई हो गए, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं जिनका बच्चे के जन्म में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके जन्म के समय जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके पास स्किल होना चाहिए, उनके पास जो भी स्टाफ है स्किल होना चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट चलाने आना चाहिए, हर एक कंडीशन के बारे में उनको पता होना चाहिए, स्किल बेस्ड ट्रेंड होने चाहिए, यानी हर एक चीज़ का हर एक जो न्यू नए से नए प्रोसीजर है उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लेस, अब इसके बाद हमें आ जाता है प्लेस क्या होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपका होम लाइक सेटिंग्स होने चाहिए, ये हो गया। इसका प्रोग्राम, वुमेन सेंटर एंड मैटरनिटी प्रोग्राम जो होते हैं उसका यूज किया जाना चाहिए। मैटरनिटी सर्विसेज होते हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो या कोई भी योजना हो, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। प्रैक्टिस मिडवाइफ लेड केयर जो होता है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो अभी हमने देखा EMLCU जो होता था, मिडवाइफ लेड होता था, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे जो है फीडबैक अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी लोगों को, तो वो हॉस्पिटल की तरफ आएंगे और आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद पार्ट ऑफ सिस्टम, लिंक होना चाहिए, हर एक सिस्टम आपका लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में आपका जो है गायनी का जो डिपार्टमेंट हो एक साइड है और पीडिया कहीं और है, क्योंकि गायनी और पीडिया दोनों इंटरलिंक होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चे को केयर की ज़रूरत है तो आपके गायनी डिपार्टमेंट में कोई पीडिया का डॉक्टर ही ना हो, जब इमरजेंसी कंडीशन हो आपको पीडिया का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, उसको कॉल करके बुलाएंगे 10 मिनट 15 मिनट में गए तब तक बच्चा मर जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट हर एक चीज़ें आपके जो है सिस्टम जो होते चाहिए लिंक होने चाहिए, हर एक जगह पे चाहे हर एक सुविधाएं जो हैं वो लिंक होनी चाहिए। आपका अगर अभी ज़रूरत है आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना जो चल रही है, इसमें आपको हर एक चीज़ें सुविधाएं फ्री में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको आयुष्मान कार्ड की जो सुविधाएं उसको लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा, आपको मिलेगा हर एक हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगा, और हर एक डिपार्टमेंट में हर एक बेड पे जाके जो है आपकी जो है हर एक सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही है आयुष्मान भारत की। तो लिंक है इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है। अगर लिंक नहीं होता तो आपको परेशान होना पड़ता, आपको ढूंढना पड़ता कि कहाँ से हम भाई इसको फ्री करवाएं, हमारे पास आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन उसको फ्री कैसे करवाएं। ये सारी चीज़ें होती है। लिंक्ड विद द हॉस्पिटल फॉर रेफरल, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, हर एक डिपार्टमेंट लिंक होना चाहिए, पीपुल स्किल्ड होने चाहिए, प्लेस सेफ होना चाहिए, प्रोग्राम हर एक प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस अच्छी से होनी चाहिए।
इसके बाद में बेनिफिट्स क्या है, सेफ एंड नेचुरल बर्थिंग होनी चाहिए, लो रिस्क मदर्स में जो है सेफ होना चाहिए और नेचुरल बर्थिंग की कोशिश की जानी चाहिए, नेचुरल बर्थ हो तो सबसे अच्छा है। इसके बाद लेस मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी फ्यू सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए, हाई सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जो आपका फीडबैक है वो पॉजिटिव ज़्यादा होने चाहिए, 90% 95% तक अगर पॉजिटिवनेस है तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा 2 टॉपिक और बढ़ता है, वाटर बर्थ और लोटस बर्थ। तो वाटर बर्थ में आपका क्या आ जाता है, गिविंग इन ए वार्म वाटर आर यूजिंग वाटर ड्यूरिंग द लेबर फॉर पेन रिलीफ एंड रिलैक्सेशन। वाटर बर्थ में क्या होता है, जो माँ होती है उसको एक गर्म पानी में बैठाया जाता है, लिटाया जाता है, जिससे उसको पेन रिलीफ हो, उसको दर्द कम हो ड्यूरिंग द लेबर और थोड़ा रिलैक्स फील करे, इसके लिए वाटर बर्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाटर बर्थ में ऐसा एक टब होता है, उसमें बच्चे का जन्म होता है, ऐसा ये जो पानी होता है आपका गर्म पानी होता है, ये चीज़ हो गई। अब एक क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कब कर सकते हैं वाटर बर्थ को, तो आपका जो है 37 वीक या उससे ज़्यादा जब प्रेगनेंसी हो तभी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंगल बेबी हो तभी, अगर ट्विंस है तो इसको आप नहीं जो है इंटरवेंशन का इसका कर सकते हैं, बेबी इन हेड डाउन या सिफाइलिक पोजीशन में हो तभी आप इसको कर सकते हैं, अगर बेबी का हेड नहीं है नीचे, अगर बेबी का पैर नीचे है तो नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल लेबर, नो हाई बीपी होना चाहिए, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में बेनिफिट क्या है, मदर के लिए पहले बेनिफिट क्या है और बच्चे के लिए बेनिफिट क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में कहते हैं। मदर जो है रिलैक्स फील करेगी, कंफर्ट फील करेगी, बेटर पेन मैनेजमेंट होगा यानी कम पेन होगा, लोअर रिस्क फॉर द एपिस्टोमी यानी इंटैक्ट जो आपका पेरिनियम है इसके जो है रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। बेबी के लिए क्या है, जेंटल ट्रांजिशन फॉर द वूम्स टू वर्ड, ठीक, यानी जो बच्चा जो है वो माँ के पेट में जब होता है तो एक गर्म इन्वायरमेंट रहता है, बाहर ठंडा रहता है, इसीलिए उसको निकाल के तुरंत वार्मर में रखा जाता है। तो ये आपका अगर गर्म पानी रहेगा तो बेटर इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। वार्म वाटर फील्स लाइक ए एमनाइटिक फ्लूइड, यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि वार्म वाटर जो है गर्म पानी जो है वो एमनाइटिक फ्लूइड की तरह आपका फील होता है बच्चे को, तो बच्चे को टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि रिस्क इसका क्या क्या हो सकता है, बेबी के लिए भी मदर के लिए भी, दोनों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेयक हो सकती हैं, जो रिस्क में आ सकता है आपके वाटर बर्थ में अगर देखा जाए तो। सबसे पहला है वाटर एस्पिरेशन, बेबी जो है वो वाटर का एस्पिरेशन कर सकता है, वो वाटर को अपने अंदर निगल सकता है या उसके फेफड़े में जा सकता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, इससे जो है बेबी को ही खतरा होगा। मदर के लिए क्या हो सकता है, स्लो लेबर, मतलब अगर आप गर्म पानी में बर्थ हो रहा बच्चे का तो इससे क्या होगा, मदर रिलैक्स रहेगी, उसको पेन कम होगा, तो पेन अगर कम होगा तो जोर कम लगाएगी, जिससे नेचुरल बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके बाद आ जाता है मोर ब्लड लॉस, और इसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर लगेगा बेबी के बर्थ में तो ब्लड लॉस होने ज़्यादा लॉस होने का चांस है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद में वाटर बर्थ होता क्या है, अगर छोटी मात्रा में पूछा जाए या एक मतलब छोटे शब्द में पूछा जाए, छोटे वर्ड में, तो चाइल्ड बर्थ का जो जन्म हो रहा है वो गर्म पानी में हो रहा है, रिलैक्सिंग एंड नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क होते हैं, इसीलिए इसको एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना उचित होता है। ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद आपका लोटस बर्थ आ जाता है, प्रैक्टिस और ऑफ नॉट कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ, बेबी स्टे अटैच टू द प्लेसेंटा अंटिल द नेचुरली सेपरेट 3 to 10 days समथिंग अप टू 15 डेज। कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, लोटस बर्थ लिखा तो है, फिगर भी आपको दिख रहा होगा, अभी इसके बाद और क्लीन फिगर भी दिखेगा, लेकिन क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कुछ आप लोग बता सकते हैं। देखिए लोटस बर्थ का मतलब होता है इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपका नहीं कट किया जाता है, जब इसका नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जितने दिन में इसका नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरली जितने दिन में गिरना होगा एक कट के गिर जाएगा, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये अमूमन 3 से 10 दिन में हो जाता है, कभी कभी इसमें 15 दिन भी लग जाते हैं। तो यही है लोटस बर्थ, और कुछ नहीं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं काट किया जाता है इसमें, बस यही चीज़ है आपका। पहला है बेनिफिट, अगर इसमें देखा जाए, बेबी गेट एक्स्ट्रा ब्लड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लेसेंटा। इससे क्या होगा, बेनिफिट में ये आता है कि बेबी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाएगा, मेनी सपोर्ट स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मिल जाएगी, जेंटल एंड लेस इन्वेसिव ट्रांजिशन होगा,
इसके बाद में इलेक्ट्रोकी कट नहीं किया जा रहा है। बिलीव्ड टू रिड्यूस द बेली बटन इंजरी, रिड्यूस करेगा, बिलीव ऐसा है। इसके बाद बेबी में अपीयर काल्मर, ठीक, कामर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट में सिंपल है सब। अब रिस्क क्या होगा, सबसे बड़ा रिस्क है आपका इन्फेक्शन का। प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो सकता है, हार्बर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपका जो है अम्लाइकल कार्ड का इन्फेक्शन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, पुअर फीडिंग हो सकती है और स्वेलिंग भी हो सकती है। ये सारे रिस्क हैं और बहुत खतरनाक रिस्क हैं, बच्चे की जान तक जा सकती है इस इन्फेक्शन की वजह से। इसके बाद में आपका जो आ जाता है की पॉइंट, इसके क्या क्या हो सकते हैं, कंसीडर किया जाए नॉन मेडिकल प्रैक्टिस है, मेडिकल में इसको यूज नहीं किया जाता है। मतलब अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाएगा, बाहर आउटर में किसी ट्राइबल एरिया में भले यूज किया जाए। नीड केयरफुल हाइजीन चॉइस, अगर इसको यूज भी करना है तो केयरफुल हाइजीन का चॉइस होना चाहिए। नॉट वाइडली रिकमेंडेशन इन द हॉस्पिटल ड्यू टू द इन्फेक्शन, इसको वाइडली इसीलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हॉस्पिटल में इसको यूज भी नहीं किया जाता। इसके बाद में लोटस बर्थ होता क्या है, बेबी को प्लेसेंटा के साथ रखा जाता है जब तक कि कार्ड नेचुरली ना गिर जाए। सम टाइम एक क्लेम्ड बेनिफिट, और कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब इसके बाद में आ जाता है एक और आपका टॉपिक था, यूनिवर्सल राइट ऑफ चाइल्ड बियरिंग वूमेन, ठीक, यानी एक जो चाइल्ड बियरिंग वूमेन है उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है फ्रीडम फ्रॉम द हार्म एंड इल ट्रीटमेंट, ठीक, एक मिनट, इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है, फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड इल ट्रीटमेंट। हार्म एंड इल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, गलत ट्रीटमेंट से फ्री होना चाहिए। इल ट्रीटमेंट यानी गलत ट्रीटमेंट आपका नहीं होना चाहिए। सही ट्रीटमेंट का हर एक महिला को, हर एक जो फीमेल्स है या हर एक ह्यूमन को राइट्स है कि उसका ट्रीटमेंट जो है सही हो, ना कोई बायस हो, ना कोई चीज़ें हो, कोई भी जो है आपका बायस नहीं होना चाहिए, चाहे जाति को लेके, धर्म को लेके, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म कंसर्न, उसको राइट है हर एक इन्फॉर्मेशन का, उसके साथ क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या दवाइयाँ उसको मिल रही हैं, क्या क्या ये हो रहे हैं उसके बच्चे के साथ, उसको दोनों चीज़ों को जानने का हक है और इन्फॉर्म कंसर्न होना जरूरी है किसी भी प्रोसीजर के। राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हर एक फीमेल को, हर एक बच्चे को हक है किस चीज़ का, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखने का, उसकी जो डॉक्यूमेंट है, उसकी जो डिटेल है उसको मेंटेन रखने का, उसको प्राइवेट रखने का उसको हक है। राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, हर एक महिला को हक है किस चीज़ का, आपका डिग्निटी मेंटेन उसका हो और उसका जो है क्या चीज़ें हो, रिस्पेक्ट उसको मिले। इसके बाद में होता है राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन यानी जात के आधार पे, जन्म के आधार पे उसके साथ बायसनेस ना हो, ये सारी चीज़ें। राइट टू हेल्थ केयर एंड हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर। राइट टू लिबर्टी, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हमको जो है डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत हो। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेक्टेशन एंड चॉइस अबाउट द केयर, क्या क्या एक महिला का एक्सपेक्टेशन होता है, क्या क्या उसकी चॉइसें होती है, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले जो महिला है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती है आपसे, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन से, किसी हेल्थ केयर सिस्टम से, क्या क्या चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशन में होती हैं। तो आपका सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है, पहली चीज़ हो जाती है उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए। ऑल केयर में, सभी केयर में उसको रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसको जितने भी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन के बारे में, हर एक प्रोसीजर्स के बारे में उसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी डिटेल की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन होनी चाहिए, हर एक चीज़ें होनी चाहिए, इसका उसको हक है। चौथी चीज़ आपका किस चीज़ को है, इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हर एक प्रोसीजर में, हर एक चीज़ में, उसके बच्चे के जन्म को लेकर, बच्चे के हर एक चीज़ को लेकर, कोई प्रोसीजर हो रहा है, सिजेरियन सेक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड मिलना उसका हक है और उसको मिलना भी चाहिए, और उसके फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर एक डिसीजन में। सेफ एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और उसको किस चीज़ का हक है, पांचवा क्या हो जाता है हमारा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस उसको मिलना चाहिए और सेफ होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन होती है और ये मिलनी भी चाहिए, उसका हक होता है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है,
चॉइस क्या क्या है वुमेन में भी है, वुमेन के पास क्या क्या चॉइस होते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, उसका प्लेस कहाँ, उसके बच्चे के बर्थ का प्लेस क्या होना चाहिए, उसका हक है, उसकी चॉइस है कि कहाँ होनी चाहिए। हॉस्पिटल केयर होना चाहिए, बर्थ सेंटर केयर होना चाहिए, या प्लान्ड होम बर्थ होना चाहिए अगर सेफ हो तो ये भी हो सकता है। उसकी चॉइस, आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आपको हॉस्पिटल में ही बर्थ बच्चे का हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में, उससे इसके फायदे क्या हो सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें रिस्क जो है कम हो जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। उनको दबाव नहीं डाल सकते, नहीं आपको हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। इसके बाद में हमारा आ जाता है केयर ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ। इसमें जो है मदर की चॉइस होती है कि बर्थिंग पोजीशन क्या होगी, पेन रिलीव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ड्रग लेना है उसको, दवाई चाहिए या नहीं चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ बर्थ कैंपेन जो होता है इसके बारे में प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, वो मदर की चॉइस होती है। तो इतना था आज के लेक्चर में। अब इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, एनाटॉमी आप जो होती है वो शुरू करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी क्या होता है वो थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें थोड़ा लंबा खींचेगा भी। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, एनाटॉमी है, उसके बाद में पेल्विक के बारे में है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ, क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इंस्टाग्राम और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।